Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Idris, Physics lecturer, Uswa Cadet College, Dudihar. Welcome to Class 9 Physics virtual class of Uswa Cadet College, Dudihar. Dear students, as you know, we completed our chapter 1, unit 1. We have completed and we discovered his whole theory. We completed. If you have any question, then you can ask question. Today, dear students, we are using the notes of Al-Qalam Coaching Center that are, mashallah, very nice notes that is prepared by Usman Bhai. I appreciate them and I recommend you that you prepare these notes. तो dear students, स्टडी की तरफ आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरा YouTube चैनल सारे इदरीस फिजिक्स को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। जी स्टूडेंट्स, ये मेरा चैनल है सारे इदरीस फिजिक्स। इसमें आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स वीडियो लेक्चर मौजूद हैं। इसमें आपके पास क्लास 9 फिजिक्स, क्लास 10 फिजिक्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फिजिक्स के नोट्स और उनके वीडियो लेसन मौजूद है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके जो कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। इसमें आप देखें फीचर जो है, इसमें आपके पास डिफरेंट क्लासेस की सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मौजूद है, जैसे फिजिक्स 9th है, सेकेंड ईयर फिजिक्स, फिजिक्स फर्स्ट ईयर। इसमें आपके जितनी वीडियो क्लासेस हो चुकी हैं उसके वीडियो लेसन मौजूद है और हर आने वाली लेसन के वीक वाइज क्या होगा इसमें अपडेट होगा। इसके अलावा यहाँ आप वीडियोस में जाएंगे तो इसमें तमाम लेटेस्ट वीडियो जो है डेली बेसिस की वीडियो यहाँ पर इसमें मौजूद है। ये देखिए आपके पास 23 अप्रैल की वीडियो तक मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आइए इसके क्विक क्विज प्रोग्राम जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं कहलाते हैं और आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं, साइड इंफॉर्मेशन मौजूद है और इसके अलावा एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं जो कि सबका बोर्ड में कई दफ़ा आ चुके हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आने के चांसेस हैं। तो ये उसकी लिस्ट जो है अल-कलम कोचिंग सेंटर ने बनाई है, तो इसको हम देखते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, यानी हम स्टडी क्यों करते हैं उसके हवाले से। तो वी स्टडी फिजिक्स टू अंडरस्टैंड द फिजिकल फिनोमेना हैपनिंग अराउंड अस, यानी हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में जो भी फिजिकल फिनोमेना हो रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की कोई भी 5 ब्रांचेस के नाम आप बता दें। इसमें क्या है, मैकेनिक्स, हीट, साउंड, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। तो स्टूडेंट ये क्या है, 5 ब्रांचेस हैं जो कि आप सामने लिखी गई हैं। इनकी डिटेल एज यूजुअल जैसा कि बताया है कि हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स की प्रीवियस वीडियो मिस हो गई है तो वो यूट्यूब चैनल से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, जो बेस क्वांटिटीज हैं आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, जिनकी बेस पे क्या हो सकती है, अदर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जा सकता है। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या है, दीज क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी इसमें क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी है जिनको इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी की सूरत में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। या आप डिराइव्ड क्वांटिटीज वो भी होती हैं जिनका बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हैं, अखज़ करते हैं बाय यूजिंग देयर फार्मूलाज। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट इज देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। जो बेस क्वांटिटी है ये 7 टाइप्स की हैं। दीज आर फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है, 7 बेस क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट सिस्टम में इन्हें डेवलप किया गया, इनकी डेफिनेशन की गई है। एंड वेयर डिराइव्ड क्वांटिटीज देयर आर मोर देन 7 डिराइव्ड क्वांटिटीज। कहते हैं यहाँ पर 7 से ज्यादा क्या है डिराइव्ड क्वांटिटीज है जो कि हमने बेस क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हुए इनको डिराइव किया है। तो इसमें एग्जांपल दे रहा है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर,
इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा। तो ये आपके पास क्या इनकी डिफरेंट डिराइव क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग। तो ये आपके पास क्या है, इनमें बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं ये आपने आइडेंटिफाई करनी है। इसमें एक आपके पास स्पीड है, एरिया, फोर्स एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस में से अगर आप देखें तो जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या बेस क्वांटिटी है, वेयर स्पीड ये आपके पास क्या डिराइव क्वांटिटी है। आपने फार्मूला इसका यूज किया, इसे फाइंड आउट किया, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम d/t। इस तरह एरिया है, ये भी आपके पास फार्मूला है, आपने डिराइव किया बेस क्वांटिटीज को यूज करते। इस तरह फोर्स भी, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसमें डिस्टेंस जो है वो बेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ बेस आर डिराइव क्वांटिटीज। यानी इनमें से क्या करें, बेस या डिराइव क्वांटिटीज को बता दें, आइडेंटिफाई कर दें। तो ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी, फोर्स, मास, स्पीड, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये क्वांटिटीज स्टूडेंट्स गिवन है। इन क्वेश्चन हमारा क्या है, इन क्वांटिटीज को देख के बताना है कि बेस क्वांटिटीज कौन सी है और डिराइव क्वांटिटीज कौन, यानी आइडेंटिफाई करना है, सेपरेट करना है। तो डियर स्टूडेंट जो बेस क्वांटिटी है उनकी लिस्ट है, इसमें जो रिटर्न है बेस क्वांटिटीज की जो लिस्ट है वो मास है, टाइम, लेंथ एंड टेम्परेचर। ये क्या है इसकी बेस क्वांटिटीज जो हमने इस क्वेश्चन में सेपरेट कर दी है। एंड सेकंड आपके पास क्या है, डिराइव क्वांटिटीज है, इसमें डेंसिटी, फोर्स, स्पीड एंड वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या है डिराइव क्वांटिटीज है, जिनको हमने सेपरेट लिख लिए और आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज। कहते हैं कि चंद वो प्रीफिक्स, 5 प्रीफिक्स बता दें जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट मेगा जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपके पास क्या है मेगा, इसकी जो सिंबल है एम है और इसका मल्टीप्लायर क्या है 10⁻⁶ है। किलो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है 10⁻3। सेंटी इसे सी से रिप्रेजेंट होता है 10⁻⁻2 इसका मल्टीप्लायर है। मिली इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं और यह पास 10⁻⁻3 है। माइक्रो यहाँ छोटा सिंबल है, ग्रीक वर्ड का आता है जो इधर मिसिंग है। तो इसको हम वर्ड फाइल में ओपन करके इंसर्ट सिंबल में आप जाएंगे, वहां पे माइक्रो का सिंबल मौजूद है, वहां से हम देख सकते हैं। एनीहो, तो ये आपके पास क्या है 10⁻⁻6 इसका मल्टीप्लायर है जी। तो ये हमारे पास क्या है चंद प्रीफिक्स हैं जो कि कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। The sun is 150 million kilometer away from the earth. Write this as an ordinary whole number. यानी कहता है जी कि सन जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर जो है अर्थ से दूर है। इसको आपने क्या करना है, ये अब आपके असाइनमेंट्स हैं, ये आपकी एक्सरसाइज है, न्यूमेरिकल्स है, तो इसको स्टूडेंट्स आपने समझना है। तो कहते हैं कि इसको हमने क्या करना है, ऑर्डिनरी होल नंबर में लिखना है और इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ऑर्डिनरी होल नंबर लिखते हैं, तो हमने कहा कि ये 150 मिलियन किलोमीटर है। तो मिलियन आपको पता है 10⁻⁶ के इक्वल होता है, यानी एक के आगे 6 जीरो लगा दें, इट विल कंसिडर एज 1 मिलियन। तो ये 150 मिलियन किलोमीटर है। ये देखिए हमने मिलियन की जगह क्या लिख दिया 10⁻⁶ लिख दिया, आगे क्या है किलोमीटर, इसी तरह जी। अब इसमें फर्दर आगे नीचे है 150 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, तो ये के जो है ये प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू क्या है 10⁻3 होती है, वो हमने यूज कर ली। नेक्स्ट अब क्या होगा 150 इज इक्वल टू, यहाँ आप देखें 10⁻9 आ गया। ये कैसे है डियर स्टूडेंट, कहते हैं जब दो टर्म जिनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं आपस में ऐड हो जाती है अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो। यानी दो टर्म्स है 10⁻6 10⁻3, 10 का इनकी बेस है। कहता है ऐसी दो टर्म जिनकी बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी जो एक्सपोनेंट होते हैं आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये आप यकीनन मैथ की बुक में पढ़ेंगे जी, मैथ 9th की क्लास में। तो ये आपके पास क्या है ऐड होकर 10⁻9 हो गया। अब क्योंकि उसने ऑर्डिनरी होल नंबर लिखे यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, तो क्या है 10⁻9 है कि जितने पावर एक्सपोनेंट है 10⁻9 इतने ही जीरो आगे क्या कर लें 150 से आगे ऐड कर लें। ये 150 इसके आगे 10⁻9 है, इट्स मीन 9 जीरो यू विल एडेड। तो ये आपके पास ये फर्स्ट पीरियड, इसमें 3 पीरियड है, 3 जीरो है, आगे सेकंड पीरियड, आगे फिर इसमें 3 जीरो है, एंड नेक्स्ट पीरियड इसमें 3 जीरो। ये 9 जीरो आपने 150 के आगे लगाया इन फॉर्म ऑफ पीरियड की सूरत में। तो ये आपके पास क्या है, इस नंबर को आपने ऑर्डिनरी होल नंबर में या स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिख लिया जी।
नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन का ही बी पार्ट है। तो आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है जी। तो साइंटिफिक नोटेशन इसी आपने ऑर्डिनरी होल नंबर को ये ले लिया और आगे आपने क्या करना, इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। इसमें आप देख लें कि मैंने डिटेल में जब बताया था साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए, तो क्या है जी, जो डेसिमल पॉइंट है वो नॉन जीरो डिजिट्स के दो नॉन जीरो डिजिट्स से पहले उनके दरमियान हो डेसिमल पॉइंट। और बताया था कि जो नॉन जीरो डिजिट है वो क्या होना चाहिए डेसिमल पॉइंट से पहले, वो हो आपके पास ग्रेटर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। ठीक है, 9 हो या 10 ना हो। ठीक है, तो ये आप पास क्या है डेसिमल पॉइंट, ये देखें पहले 1 लिखा है, तो उसके बाद क्या आपने अपना डेसिमल पॉइंट लिखना है। तो आपने काउंट कर लेने, ये आपके पास 9 और 2 11। इसका मतलब ये डेसिमल पॉइंट ये पहले यहाँ पर था ऑर्डिनरी होल फॉर्म में। अब क्या किया, ये यहाँ से मूव करते हुए इस तरफ आ गए और ये 10 पावर 11 आ गए। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख दिया जी। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? इसमें अगर क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, इसको काफी डिटेल से पहले वीडियो लेसन में एक्सप्लेन किया गया है। जस्ट आपने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो ये पावर आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी और ये नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ये रूल आपको पहले बता चुके हैं। तो ये आप देखें 9 डिजिट जो है, 9 प्लस 2 11 डिजिट जो है हमने क्या किया है, डेसिमल पॉइंट को इधर राइट से लेफ्ट मूव किया है। तो ये आपके पास क्या है 1.5 बन गया एंड 10 इज पावर 11। तो यूं हमने क्या कर लिया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया जी। Next question 3 is there. Dear students, write the numbers are given below in a scientific notation. कहते हैं कि ये नंबर्स हैं गिवन है हमारे पास, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, लिखना है। इसमें आप देखें ये पहला नंबर है, ये देखें। तो इसमें सिंपल सी बात है कि ये जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो ये डेसिमल पॉइंट इसमें यहाँ पर है, जिसको काउंट कर लें कितने हैं। तो इसको हम काउंट करते हैं, तो ये आप देखें काउंट किया तो ये क्या है 9 डिजिट यहाँ 3 के आगे मौजूद है। तो हमने क्या किया फिर, ये जो डेसिमल पॉइंट पे ये जो यहाँ पर है राइट साइड पे एक्सट्रीम राइट पे से हमने 9 डिजिट क्या मूव करके इधर लेफ्ट साइड पे ले आए हैं। तो 3 × 10⁹ मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास का साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है, ये देखिए आपके पास 640000। तो ये आपके पास क्या होल फॉर्म में है। यहाँ भी डेसिमल पॉइंट को हमने क्या किया, राइट से लेफ्ट मूव करवाया। तो ये आपके पास क्या है, हमारे पास 6 डिजिट मूव किया। तो ये हमने इसको 6.4 10⁶ मीटर लिख दिया जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे आप देखें ये 0 एक्सट्रीम लेफ्ट में यहाँ पर है। इससे हम क्या करेंगे, लेफ्ट से जब राइट लेके आएंगे तो याद रखें तो एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव होता है। तो हमने यहाँ देखा 1.6, ये आपका ये जो 2 डिजिट है ये नॉन जीरो डिजिट है। तो डेसिमल पॉइंट आप 1 के बाद लाएंगे क्योंकि एक नॉन जीरो डिजिट पहले होना चाहिए 1 to 9 तक। तो इसमें क्या है, कितने स्टेप हमने किए, 9 स्टेप। ये मैं काउंट करेंगे आप, ये आप देखें 1 2 3 4 लाइक दिस। तो आपने यहाँ तक काउंट करके 1 तक आए, ये 9 स्टेप हुआ जी। जब 9 स्टेप मूव करेंगे लेफ्ट से राइट तो उसकी एक्सपोनेंट माइनस में होगा। तो ये देखिए 10 पावर -9 हमने लिख दिया जी। इसी तरीके से लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो यहाँ पे देखें, यहाँ इधर भी आपके पास क्या है, ये एक छोटी अमाउंट है। तो आप काउंट कर लें, यानी 5 और 4 के दरमियान हम डेसिमल पॉइंट लाना है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए फ्रॉम 1 to 9। तो यह पास का है 5.4 बनेगा। तो हम ये काउंट करेंगे तो ये तकरीबन जो है 5 डिजिट जो है इसने लेफ्ट मूव किया है, लेफ्ट से राइट मूव किया है। तो हमारे पास क्या है 10 पावर -5। तो यूं हम इस तरीके से इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिया है, इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट ले आए हैं। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्विज इज दैट इज द व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो होता है 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर या इसे सेंटीमीटर पे डिवाइड कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज व्हाट इज द रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड यूज इन योर फिजिक्स लेबोरेटरी। कहता है रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर जो कि फिजिक्स लेबोरेटरी में यूज होता है वो आपके पास क्या है 0.01 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर तक होता है, ऑर्डिनरी है। इसके अलावा डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी हो जो आपकी लैब में अवेलेबल है उसको देख लें। एक लाइन जो मिनिमम है वो क्या है 0.01 सेंटीमीटर, ये उसका लीस्ट काउंट है। और मैक्सिमम देख लें कितने सेंटीमीटर है, तो दैट विल बी रेंज ऑफ योर वर्नियर कैलिपर।
ये उसकी मेन स्केल से आप चेक कर सकते हैं कि एक लाइन तो हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर की हुई है, उसका लीस्ट काउंट है जो 1 स्मॉल डिवीजन है। उसके बाद देख लें मैक्सिमम कहाँ तक है, ऊपर लिखा होगा, तो ये आप उसकी रेंज इस तरीके से बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई और वर्नियर कैलिपर आ जाते हैं जिसकी इससे हट गए हो, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट टाइप के वर्नियर कैलिपर मौजूद हैं, उनकी रेंज डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये तरीकाकार है किस तरीके से हम उसकी रेंज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्विज है, हाउ मेनी डिवीजन्स आर देयर ऑन इट्स वर्नियर स्केल, कहते हैं कितने डिवीजन्स हैं। तो कहते हैं जैसा कि हमने कहा इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की थी कि पीरी वर्नियर ने जो वर्नियर कैलिपर बताया था कि 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर क्या कर सकते हैं, सही मेजरमेंट कर सकता है। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या होगा कि हमने से 10 डिवीजन्स में वर्नियर स्केल पर से 10 इक्वल डिवीजन में क्या कर रखा है, काउंट कर रखा है, such that of its division is 0.9 मिलीमीटर जी। तो ये आपके पास है, हमने 10 इक्वल डिवीजन में क्या कर रखा है, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। तो ये आपके पास टोटल इसकी ये लेंथ होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज व्हाई डू यूज द जीरो करेक्शन जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम जीरो करेक्शन क्यों यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मे भी उस इंस्ट्रूमेंट में एरर हो, तो उस एरर को हम कैलकुलेट करते हैं। तो कहते हैं इसको हम जीरो एरर कहते हैं। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है। वर्नियर कैलिपर की बात करूं, कहते हैं हमने जब इस वर्नियर कैलिपर को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बताया था कि वर्नियर कैलिपर जो आपको दिया जा रहा है मे भी वो फॉल्टी हो, मे भी उसमें एरर हो, तो उसमें एरर चेक करने, हमने एरर चेक करने का तरीका डिस्कस किया था। फिर हमने कहा था पॉजिटिव एरर भी है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है। तो पॉजिटिव एरर हो तो हम कैलकुलेट करते हैं और उसको जो ऑब्जर्व रीडिंग होती है उसे माइनस करते हैं। इसी तरीके से अगर नेगेटिव एरर हो उसे हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा डिटेल से बताया गया था। और फिर हम कैलकुलेट करके नेगेटिव एरर को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व रीडिंग में ऐड कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, जीरो करेक्शन कहते हैं। यानी एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए, करेक्ट रीडिंग लेने के लिए हम फिर क्या करते हैं, जीरो करेक्शन अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव एरर अगर मौजूद हो तो कैलकुलेट करके क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑब्जर्व रीडिंग में से, तो वो अभी करेक्ट रीडिंग बन जाएगी। एंड सेम लाइक दैट क्या होगा, अगर नेगेटिव एरर होगा उसे कैलकुलेट करने के बाद हम उसे ऑब्जर्व रीडिंग में ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी, एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। तो डिस्प्लेट ये हो गया आपके पास इन क्वेश्चन के हवाले से। अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन राइट क्वेश्चन और आस्क क्वेश्चन हियर इन दिस लाइव क्लास। Then dear students, after then mini exercise is there. Mashallah, that's notes are very nice notes which are written by Al Qalam Coaching Center. I appreciate them. So I will share this notes with you. Dear students, kindly print this notes and prepare it your exam from here. Next, dear students, mini exercise that is 1.1. Express 1 cubic centimeter in millimeters जी। तो आपने क्या करना है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में आपने एक्सप्रेस कर देना है। तो जैसा कि आपको पता है कि वॉल्यूम एक है, डिराइव क्वांटिटीज है। तो 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कहते हैं 1 लीटर में आगे आप पास क्या 1 डेसीमीटर क्यूबिक, यानी यहाँ हमने क्या कर दिया, इसमें आगे डेसीमीटर क्यूबिक में आपके पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। तो आगे इसमें फर्दर इसको हमने ये कैलकुलेट किया, यानी इस वैल्यूज को, ठीक है। यानी 1 लीटर में 1000 ml है और 1 लीटर में जो है वो आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूबिक के इक्वल है। और आप हमने क्या किया, 1 जो dm है उसे हमने किस में कैलकुलेट कर ली, सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट कर लिया। तो उसके आगे पावर 3 ले ली, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, इससे जब हमने ओपन किया तो आप पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। और ये देखें जैसा कि रीजन दे दिया है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के 1 ml के बराबर है। तो यूँ हमने इसे क्या कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया मिलीलीटर्स में। एंड देन 1 क्यूबिक मिलीलीटर जो है लीटर्स में लिख दें, तो डेफिनेटली ये आपके पास किसके इक्वल है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के ऊपर है, जैसे ऊपर हमने डिस्कस कर दिया। तो इसमें 1 मीटर क्यूबिक जो है लीटर्स में, तो ये आप देखें 1 लीटर जो होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इसमें हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया इसको 3 टाइम्स पे, क्योंकि ऊपर पावर क्या है यहाँ पर 3h।
इसको हमने क्या कर दिए, 3 दफ़ा 100 पर डिवाइड कर दिए, क्योंकि लेंथ में 3 डायमेंशन, वॉल्यूम में सॉरी क्या है 3 डायमेंशन होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम फॉर्म में है, क्यूबिक फॉर्म में, क्यूबिक में लेंथ विड्थ हाइट क्या 3 डायमेंशन होते हैं, लिहाजा इसको 3 टाइम 100 पर डिवाइड कर दिए, तो ये आप पास क्या आ गया 1 मीटर क्यूबिक जो है वो आप पास 1000 लीटर में इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है। तो सो ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सरसाइज में cut a strip of paper sheet, find it fold it along its length, now mark centimeters and half centimeters along its length using a ruler, answer the following question। यानी आपके पास क्या है, कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, स्ट्रिप ऑफ काटा स्ट्रिप ऑफ पेपर शीट, यानी एक पेपर शीट का स्ट्रिप काट लेना है और कहते से फोल्ड इट से अलोंग द लेंथ, इसकी लेंथ के गिर्द आप क्या करें से फोल्ड कर लें। कहते हैं फिर क्या करें, नो मार्क सेंटीमीटर्स, इसके ऊपर सेंटीमीटर्स मार्क्स करें, एंड हाफ सेंटीमीटर्स अलोंग इट्स लेंथ, इसके ऊपर सेंटीमीटर एंड हाफ सेंटीमीटर्स क्या कर लें, इस पर मार्क कर लें अलोंग इट्स लेंथ बाय यूज ऑफ रूलर। कहते हैं इन सवालों की हमें क्या करने फिर आंसर दे दें। कहते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ योर पेपर स्केल, यानी रेंज ऑफ योर पेपर स्केल, तो आपकी पेपर स्केल उसकी क्या रेंज है, तो बता रहा है कि इसको हमने चेक किया, तो कहता है रेंज ऑफ पेपर स्केल क्या है 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक है। यानी यहाँ हमने इसको क्योंकि चेक किया था, क्योंकि हाफ ऑफ सेंटीमीटर से क्योंकि बोला है, तो लिहाजा आप पास क्या है मिनिमम जो है आप पास क्या है 0.5 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है, क्योंकि पेपर से मील किया कितनी आगे करते गए, तो आप पास क्या आपको 30 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आप पास व्हाट इज द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट बताया लेटेस्ट लीस्ट मेजरमेंट जो कि ऐसे क्या की जा सकती है, मेजर की जा सकती है इस स्केल से, तो उसका लीस्ट काउंट होता है, तो बताया गया जैसे कि हाफ सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर का इसका लीस्ट काउंट है जी। नेक्स्ट आपके पास इसमें मेजर द लेंथ ऑफ पेंसिल यूजिंग योर पेपर स्केल एंड विद द मीटर रूलर, विच वन इज द मोर एक्यूरेट एंड वाई। कहता है कि आपने क्या करना है, पेंसिल की लेंथ फाइंड आउट करनी है बाय यूज ऑफ योर पेपर स्केल एंड योर मीटर रूल्स, तो बताना है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, तो और रीजन क्या है ये भी बता देनी है, कौन सी स्केल ज्यादा एक्यूरेट है और क्यों एक्यूरेट है ये हमने बताना है। कहते हैं जो हमने मेजरमेंट ऑफ पेंसिल ली है बाय यूज ऑफ पेपर स्केल, वो आपके पास क्या है 5.5 सेंटीमीटर, यानी जो पेपर स्केल हमने बना रखी है कहते हैं उसकी मदद से हमने पेंसिल की मेजरमेंट ली, तो वो क्या 5.5 सेंटीमीटर है। जबकि हमने क्या किया, जो मीटर रूल से ली, मीटर रूल से जो हमने पेंसिल की लेंथ मेजर की वो आप पास क्या 5.2 सेंटीमीटर है। अब इसमें देखें कि ये हमने दो मेजरमेंट्स ले ली, यानी पेपर स्केल से ली वो क्या है 5.5 सेंटीमीटर है, अगर हम मीटर रूल से मेजर जब किया तो कहते हैं पेंसिल की लेंथ कितनी आ गई 5.2 सेंटीमीटर आ गई, ये तो हमने मेजरमेंट बता दी। उसके बाद कहता है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है ये बताना है और क्यों एक्यूरेट है ये भी बताना है। कहते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ पेंसिल हमने मीटर रूल से ली, कहते हैं ये क्या ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द पेपर स्केल भी। इसकी वजह क्या है, बिकॉज इट कैन इवन मेजर द लेंथ इन द मिलीमीटर्स, इसलिए कि ये मिलीमीटर्स में भी मेजर कर सकता है। हमारे पास जो पेपर स्केल है कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिनिमम जो मेजरमेंट कर सकता है, जो उसका लीस्ट काउंट है वो क्या सिर्फ सेंटीमीटर तक है, जबकि हमारे पास जो मीटर रूल है कहते हैं वो इवन मिलीमीटर्स में भी पैमाइश कर सकता है, यानी इसका लीस्ट काउंट ज्यादा प्रिसाइज है। तो सो हमारे पास क्या मीटर रॉड जो है या मीटर रूल जो है वो इसकी जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू पेपर स्केल के मुकाबले में। तो ये हमारे पास क्या रीजन है, इसकी रीजन है कि पेपर स्केल का लीस्ट काउंट जो है वो सिर्फ सेंटीमीटर तक महदूद है, जबकि हमारे पास जो मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट क्या है उससे कम प्रिसाइज मेजरमेंट निकाल लेता है, यानी वो आप पास क्या मिलीमीटर्स में मेजर कर लेता है। तो हम जो है प्रेफर करेंगे मीटर रूल को, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज है और उससे रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है। तो ये आप पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.3 यानी इसका पार्ट आ रहा है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो डी स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है इट इज द 1/100 ऑफ ए मिलीमीटर,
या 0.01 मिलीमीटर। यानी सिक्रियो गेज जो है ये वर्नियर कैलिपर से ज्यादा बेहतर है, प्रिसाइज मेजरमेंट करता है। ये 1/100th ऑफ ए मिलीमीटर कर देता है मेजरमेंट। 0.01 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर के सवे हिस्से तक क्या कर सकता है, बेहतर पैमाइश कर सकता है। इसको हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से इसे अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 0.001 सेंटीमीटर ये इसका लीस्ट काउंट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज द पिच ऑफ योर लेबोरेटरी सिक्रियो गेज। तो कहते हैं इसकी पिच कितनी होगी, तो ज़बानी तरह से नहीं पता चल सकता। जब आपको दिया जाएगा सिक्रियो गेज, आप क्या करेंगे, जो थिम्बल है उसको कंप्लीट राउंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में दें या उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में दें। तो क्या होता है कि उसका जो थिम्बल है वो क्या करेगा, सर्कुलर स्केल जो या उसे सर्कुलर स्केल कह लें, वो क्या है जब पूरा राउंड लेके आएगी दोबारा इंडेक्स लाइन के सामने, तो क्या करेगी, वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में। वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आपके पास क्या है, उसकी मेन स्केल पर शो हो जाएगा। तो दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉरवर्ड डायरेक्शन, वन फॉरवर्ड कंप्लीट अराउंड और बैकवर्ड, उससे हम क्या कहते हैं, पिच ऑफ सिक्रियो गेज कहते हैं। जो कि हमने देखा वो क्या है 1 मिलीमीटर है। तो सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मोस्टली 1 मिलीमीटर ही होती है। तो एनी हाउ आप इसे चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं जब आप लैब में जाएं। एक तो लैब्स के रूल को फॉलो करें और फिर उसको कंप्लीट राउंड दे लें। यानी आप जीरो को सपोज क्या कर लेते हैं, इंडेक्स लाइन के एकदम सामने लेके आए, फिर इसे दोबारा पूरा फॉरवर्ड या बैकवर्ड चक्कर लगाते हुए फिर दोबारा जीरो को इंडेक्स लाइन के सामने लाएं, तो क्या होगा, वो ये जो डिस्टेंस है वो मेन स्केल पर शो हो जाएगा। ठीक है जी। तो वो आपके पास क्या कहलाए, पिच ऑफ सिक्रियो गेज कहलाएगी, जो कि आप देख के क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसमें व्हाट इज द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी सिक्रियो गेज। इसकी रेंज क्या है, तो जो मिनिमम रेंज है वो 0.01 मिलीमीटर से है और मैक्सिमम क्या है 100 मिलीमीटर है। तो ये इजी है, आप तो जो भी सिक्रियो गेज दिया जाए उसे उठाकर देख लें। कहते हैं मिनिमम लाइन जो होगी, जो एक डमीन है वो आप पास क्या है 0.01 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि यहाँ 1 मिलीमीटर के समय से तक सही पर मैच कर सकते हैं। ये तो क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स, ये तो लीस्ट काउंट है ना उसका, ये मिनिमम है एक डमीन। और आगे देख लें कहाँ तक ऊपर मेन स्केल पर कहाँ तक दर्जाबंदी है, देख लें। वो सपोज अगर 100 मिलीमीटर तक है तो आप 100 मिलीमीटर कह लेंगे, अगर 50 मिलीमीटर है तो 50 कह लेंगे, अगर 10 है तो 10 बता देंगे इसकी रेंज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी रेंज बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द टू इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज एंड वाई, वर्नियर कैलिपर एंड सिक्रियो गेज जी। तो कहता है जी कि वर्नियर कैलिपर और सिक्रियो गेज कहते हैं कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है और वजह क्या है ये बता दें। तो जैसा कि आपको पता है, हम इसे काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। द इंस्ट्रूमेंट जो सिक्रियो गेज है ये क्या है, मोर प्रिसाइज है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में। इसकी रीज़न क्या है कि सिक्रियो गेज का जो लीस्ट काउंट है वह पास क्या है, वो 0.001 सेंटीमीटर है, जबकि आपके पास वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वह आपके पास 0.01 सेंटीमीटर है। अब आप खुद ही देख लें कि जो सिक्रियो गेज है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। ये 1 सेंटीमीटर के, ये देखें हाँ 1000वें से तक का है, और इधर आप देखें ये आपके पास 1/100 ऑफ सेंटीमीटर का है। खुद ही देख लें। तो सो सिक्रियो गेज जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, तो ये इससे हम प्रेफर करेंगे ड्यू टू इट्स लीस्ट काउंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग सिक्रियो इन द फिजिकल बैलेंसिंग। तो कहते हैं आपके पास सिक्रियो जो है, बैलेंसिंग सिक्रियो का क्या फंक्शन है फिजिकल बैलेंस में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमने फिजिकल बैलेंस को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। जो बैलेंसिंग सिक्रियो है फिजिकल बैलेंस में, उनको हम क्या करते हैं, पॉइंटर को 0 पर लाने के लिए हम इसका यूज करके इसको बैलेंसिंग करते हैं, ताकि आपका जो पॉइंटर है बिफोर यूज, जब आप यूज करने लगते हैं तो उसका जो पॉइंटर है वो 0 पर आ जाना चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या बैलेंसिंग सिक्रियो है, जो कि फिजिकल बैलेंस में इनको यूज करते हैं, ब्रिंग द पॉइंटर एट 0 पोजीशन। क्योंकि आपने हमने इसकी डिटेल को बहुत डिटेल से इसे डिस्कस किया था कि हम नाप को घुमाते हैं, ऊपर उठाते हैं यानी कि बीम को, और साथ राइट और लेफ्ट पे क्या है बैलेंसिंग सिक्रियो मौजूद है। तो उसको बैलेंस करते हैं इस तरीके से कि आपके पास जो पॉइंटर है वो क्या आ जाए 0 पर आ जाए,
यानी जीरो एरर क्या हो जाए उसमें से खत्म हो जाए बिफोर मेजरमेंट ऑफ mass of the any objects। तो ये इस पर्पज के लिए होते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन व्हाट पेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट। तो किस जो है पेन पर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है रखते हैं उसका वेट मेजर करने के लिए। तो डेफिनेटली ये बड़ा डिटेल से डिस्कस हुआ था, और ये एक मिनी एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक पे जो है लेफ्ट साइड पे मौजूद थी। तो इसमें कहते हैं जो ऑब्जेक्ट का हमने मेजर करना होता है हमेशा उसको लेफ्ट पैन में रखते हैं, जबकि जो वेरिंग वेट्स होते हैं वो मैस बॉक्स से वेट बॉक्स से निकाल कर राइट पैन पर रखते हैं। और इसके तरीका भी बताया था कि जो फिजिकल बैलेंस है उससे आपने जब मेजर करना होगा तो बार बार आपने क्या करना है, आपने बीम को सपोर्ट पर रख के फिर आपने वेट चेंज करने हैं, फिर उठाना है, फिर आपने देखना है पॉइंटर जीरो पे आया कि नहीं आया। तो ये उठाए उठाए वैसे नहीं करना, अदरवाइज आपका जो बीम ऑफ जो फिजिकल बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। नाब जो नीचे रेस्टिंग नाब लगी हुई है, अरेस्टमेंट नाब, उसको हम क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घुमा के उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी जब भी आपने वेट उसमें रखना है, वेरिंग वेट उसमें एडजस्ट करना है, भाई अभी बैलेंस नहीं हो रहा, तो हर दफ़ा आपने उसको बीम को सपोर्ट पर रख के उसमें वेट ऐड करके फिर उसे दोबारा उठाना है, चेक करना है पॉइंटर जीरो पे आया नहीं आया। इस तरीके से ये प्रोसेस करते रहना है। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आपने इसको ध्यान से यूज करना है, अदरवाइज आपका फिजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये आपके पास है लेफ्ट पैन में हमेशा आपने वो ऑब्जेक्ट रखना है जिसका वेट आपने मेजर करना है या मैस आपने मेजर करनी है, और राइट पैन पे आपने क्या करना है, वेट बॉक्स से बाट जो नॉन बाट है या नॉन वेट उठा कर रख रहे हैं और इनको बैलेंस करके फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से मैथ्स आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है हमारे पास क्या जी, व्हाट इज सेइंग ऑफ लॉर्ड कैल्विन अबाउट द मेजरमेंट्स। यानी लॉर्ड कैल्विन का मेजरमेंट्स के हवाले से क्या स्टेटमेंट है। कहते हैं व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग। यानी कहते हैं जब आप क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं जो आप बोल रहे हैं अबाउट किसी चीज से मुताल्लिक एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, इट्स मीन दैट यू नो समथिंग अबाउट इट। यानी जो आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर, यानी आप क्या कर सकते हैं, जो कुछ आप बोल रहे हैं उससे आप मेजर कर सकते हैं और इन फॉर्म ऑफ नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब आपको कुछ पता है। ये उसकी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, when you cannot measure what you are speaking about or you cannot express in numbers, your knowledge is of a major and a unsatisfactory kind जी। यानी जो आप बोल रहे हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा बयान है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं जो आप बोल रहे हैं अगर आप उससे मेजर कर सकते हैं और इन फॉर्म ऑफ नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट मीन आपके पास क्या नॉलेज है। अगर आप बोल रहे हैं उसे आप मेजर नहीं कर सकते, उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप उसे कन्वे नहीं कर सकते, तो देन इसका मतलब क्या है, आपके पास अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड का नॉलेज है जिससे आप खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये आपके पास है। एंड इसमें नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हाट इज एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा क्या है, तो कहता है एंड्रोमीडा जो ये आपके पास क्या है, साइड इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक पर, उसके वाले से माशाल्लाह बड़े अच्छे नोट्स हैं। कहता है एंड्रोमीडा जो है वन ऑफ द बिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज ऑफ अननोन यूनिवर्स। तो कहते हैं कि एंड्रोमीडा क्या है, इज द वन ऑफ द बिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज। यानी बिलियन ऑफ गैलेक्सी में से क्या है, एक गैलेक्सी है ऑफ द अननोन यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स का हमें पता ही नहीं है जी। तो ये वो है। एंड देन हाउ कैन वी प्रोड्यूस द पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जी। तो पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहते हैं जी वाइंड टर्बाइंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास देखा होगा टर्बाइंस लगी होती हैं, उनको कहते हैं, इनको वाइंड टर्बाइंस जो है इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। फॉरेन कंट्रीज में ये अमूमन का सेटअप लगा हुआ होता है। जिन कंट्रीज में एयर क्या है बड़ी तेजी से चलती है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि
उसके जो विंग्स हैं, ठीक है, वो मूव करते रहते हैं। उनको मूव करने से क्या होता है कि उसके साथ जो सिस्टम हमारा ऐसा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का सिस्टम होगा, जिससे हम क्या करेंगे, इजीली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अब घरों में इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तो सेम से सेटअप क्या करना होगा, उसको हमने वाइंड टरबाइन से जोड़ना होगा। कहता है वाइंड टरबाइन जब ये सेटअप जुड़ेगा तो उसमें बार बार कॉयल के मूव करने से इसको मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ये जो है पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है इस वाइंड टरबाइन से हम पैदा कर सकते हैं। घरों में जो जनरेटर है उसको आप पेट्रोल देते हैं, डीजल देते हैं, जिससे क्या होता है वो आपके पास इंजन चलता है और उसके साथ शाफ्ट जो है उसका जुड़ी होती है। शाफ्ट जब बार बार मूव करता है तो मैग्नेट के अंदर कॉइल के मूव करने से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार क्या होता है, चेंज होता है, न्यू इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये फिनोमेना आपके होम में इलेक्ट्रिक जनरेटर का। कहते हैं इसी कॉइल को, मैग्नेट कॉइल को, उसकी शाफ्ट को आप क्या करेंगे, वाइंड टरबाइन के साथ जोड़ देंगे। जो जो ज्यादा तेज आंधी आएगी या तेज हवा चलेगी तो ये वाइंड टरबाइन मूव करेगी, तो इसकी शाफ्ट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बार बार मूव कराएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार क्या होगा, चेंज होगा। यूं इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो कि पोल्यूशन फ्री होगी और बड़ी चीप होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप का फंक्शन क्या है, कहते हैं हबल टेलीस्कोप जो है ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। तो ये आपके पास क्या है, ऑर्बिट अराउंड द अर्थ करती है, जमीन के गिर्द जो ऑर्बिट है उसमें मूव करती है। एंड इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार, जो आपके स्टार्स हैं यूनिवर्स में या आपके सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, या इनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ये जमीन के ऑर्बिट में क्या कर रही है, मूव कर रही है, वहां से इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है। स्टार्स हो या कोई और चीज जो भी है उसके वाले से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, विच वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज एंड वाई। यानी इसमें कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है। चलें, ये तो एक मीटर रूलर है, दूसरा पास क्या वर्नियर कैलिपर, तीसरा पास क्या स्क्रू गेज है। तो जैसा कि आपके पास मैंने पहले ही बताया था, तीनों जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उनका लीस्ट काउंट चेक कर लें, वहां से पता चल जाएगा वो कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है। जी कहते हैं इसमें जो लीस्ट काउंट है आप मीटर रूलर है वो आपके पास क्या 1 मिलीमीटर है, ठीक है जी। और इस तरह आपका जो वर्नियर कैलिपर है उसका 0.1 मिलीमीटर है। और जो आपके पास क्या स्क्रू गेज है वो आपके पास क्या है, उसका 0.01 है जी। स्क्रू गेज का क्या 0.01 मिलीमीटर है जी। अब देखें, खुद ही देख लें, कंपैरिजन कर लें। जो मीटर रूल है वो 1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट है, उससे छोटी मेजरमेंट ये नहीं कर सकता। वर्नियर कैलिपर कहता है 1/10 मिलीमीटर, ज्यादा पे इससे ज्यादा नहीं कर सकता। इससे छोटा यानी ऑब्जेक्ट आ जाए उसकी मेजरमेंट नहीं ले सकता। इस तरह स्क्रू गेज क्या है 0.01 मिलीमीटर यानी 1/100 ऑफ ए मिलीमीटर तक क्या कर सकते हैं, सही पैमाइश कर सकते हैं। तो सो इनके लीस्ट काउंट कंपैरिजन कर लें तो पता चल जाएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है ज्यादा बेहतर है। तो कहते हैं इन तीनों के हमने लीस्ट काउंट कंपेयर किया तो पता चला कि जो मेजरमेंट स्क्रू गेज से ली जाती है दैट आर मोस्ट प्रिसाइज एज कम्पेयर देन अदर टूल्स। तो ये आपके पास है, याद रखें प्रिसाइज मेजरमेंट का और एक्यूरेट मेजरमेंट का डिफरेंस है। प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसका लीस्ट काउंट जो है छोटे से छोटी चीज को मेजर करने के लिए, पैमाइश को मेजर करने के लिए बेहतर होता है। जो एक्यूरेसी होती है जिसका वो आपके पास क्या है कितनी एक्यूरेटली मेजर की है। तो ये आप तो डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको हमने बहुत डिटेल में आपके लॉन्ग क्वेश्चन से डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट मोर प्रिसाइज बैलेंस। तो कहते हैं मोर प्रिसाइज बैलेंस क्या होता है, कहते हैं the precision of the balance in a measuring mass of an object is different for different balances। कहते हैं जो precision है, precision of balance है, कहते हैं in a measuring mass of an object is different for different balances। यानी जो हुई precision की बात हो रही है कि ये क्या होती है, हर इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट होती है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंट होती है जी। एग्जांपल बता रहे हैं कि सेंसिटिव बैलेंस कैन नॉट मेजर लार्ज मैसेज। वही बात जो मैंने ऑटोमेटिकली ऊपर बात की है, नीचे भी आ रही है कि कहते हैं जो सेंसिटिव बैलेंस होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हैं, तो कहते हैं
ये जो है लार्ज स्केल पर क्या है बड़ी मैच मेजर नहीं करेंगे, लेकिन जो छोटी मैच होगी उसको आसानी के साथ बड़ी तेजी से बता देंगे कि ये इसकी मैच क्या है 1 ग्राम है या 1/10 ऑफ ए ग्राम है या 100 ऑफ ए ग्राम है या 1000 ऑफ ए ग्राम, इवन देख लें। तो ये आपके पास क्या प्रिसीजन कहलाती है। ये साफ बात बता रहे हैं कि वो जो जितने भी आपके पास मेजरिंग मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या और भी कोई जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो कहते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, कहते हैं वो लार्ज स्केल पे बड़ी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटी क्वांटिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, चाहे मैथ वाइज हो, टाइम वाइज हो, लेंथ वाइज हो या कोई भी हो, कहते हैं छोटी से छोटी जो मेजरमेंट होती है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को भी उन्होंने क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब वो ज्यादा प्रिसाइज है, लेकिन एक्यूरेट क्या है, लेस है। क्यों कि बड़ी मिकदार को वो पूरी तरह से मेजर नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब है। कहता है सिमिलरली अ बैलेंस दैट मेजर लार्ज मैसेज कैन नॉट बी सेंसिटिव। और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर लेते हैं, यानी लार्ज स्केल पर जो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर लेते हैं, वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते, मीन ज्यादा प्रिसाइज नहीं होते। इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें, जैसे 1 मीटर रूल है, वो हो सकता है वो 1 मिलीमीटर तक क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्या एक्यूरेट कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। यानी एक आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ मेजर कर रहा है, तो क्या है उसकी लेंथ अगर जो सबसे कम है वो 1 मिलीमीटर है, वो बड़ी एक्यूरेटली मेजर कर रहा है। अगर हम कहें जी उसी मीटर रॉड से आप वायर का डायमीटर फाइंड आउट करें उसी मीटर रूल से, वो सेंसिटिव नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप सिक्योर गेज लेते हैं तो ये सेंसिटिव है, इसकी प्रिसीजन बहुत ज्यादा है। ये क्या करेगा, डायमीटर तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेगा। अगर आपको कहा जाए कि यार इस बुक की लेंथ मेजर कर लो, या आप ये एक वॉल है उसकी लेंथ मेजर कर, उसे मेजर नहीं होगी। ये क्या है, लार्ज स्केल पर ज्यादा सुटेबल नहीं होगा, एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकेगा, लेकिन जो छोटी मेजरमेंट होगी उसे आसानी के साथ क्या कर लेगा, ये मेजर कर लेगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इसमें द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम तो क्या होती हैं, 7 होती हैं जी। आपके पास एसआई यूनिट सिस्टम है, 7 बेस यूनिट्स हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि बेस यूनिट्स हैं, यूज होती हैं। तो इसमें ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। एंड देन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट्स, इसमें से कौन सी क्या डिराइव्ड यूनिट्स नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। एक आपके पास पास्कल है, किलोग्राम, न्यूटन एंड वाट। इसमें आप देखें तो किलोग्राम जो है ये डिराइव यूनिट नहीं है, बाकी ये पास्कल, न्यूटन और वाट ये सारी के डिराइव यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन, तो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं ग्राम में होती है, किलोग्राम में होती है, न्यूटन में होती है, या क्या होती है, मोल्स में होती है जी। तो डी स्टूडेंट्स इसमें आप देखें तो यहाँ आपके पास क्या, इन टर्म्स ऑफ हम इसे मोल में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज एक्सप्रेस इन, कहते हैं हम इसे मोल की सूरत में क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 में हम देखें, कहता है इंटरवल ऑफ 200 सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, तो इसमें आप देखें 200 है तो कौन से इक्विवेलेंट है, ऑप्शन ए है 0.2, देन ऑप्शन बी जो है 0.02, जी आपके पास क्या है 2 × 10⁻⁻⁴ है। एंड देन आपके पास क्या है, इसमें देखिए 2 × 10⁻⁻�60। तो इसमें आप देख लें कि ये किसके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ हम इसमें देख रहे हैं कि आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल है तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं। कहते हैं आफ्टर कैलकुलेशन, तो हमने इसे जब कैलकुलेट किया तो कैलकुलेशन के नतीजे में हमारे पास जो मेजरमेंट हो रही है वो क्या है, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसमें सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है। एक का पास क्या है 0.01 ग्राम है, दूसरा पास क्या है 2 मिलीग्राम है। आई थिंक सी ऑप्शन इज मिसिंग एंड डी ऑप्शन इज 5000 नैनोग्राम। अब इसमें देखें तो जो नैनोग्राम है ये आपके पास क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी एच। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल
टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। कहते हैं कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है ज्यादा सुटेबल है जिसकी मदद से हम इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब मेजर करते हैं। एक आप पास क्या मीटर रूल है, देन वर्नियर कैलिपर, मेजरिंग टेप एंड डी स्क्रू गेज। जी डी स्टूडेंट्स, आपने इन सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी किया है, जरा ध्यान दें तो कौन सा आता है वो याद होगा। हमने कहा था अपर जहाज थे, वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूँ। एक आप पास आउटर जहाज थे और एक अपर जहाज थे, उसको इनर जहाज भी कहा जाता है। तो ये वर्नियर कैलिपर जो है ये इंटरनल डायमीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब क्या करने के लिए यूज करने के लिए मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है नंबर 7, दैट इज इसमें कहता है स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ ए वायर as 1.032 centimeter using the vernier caliper. Up to what extent do you agree with it? तो कौन से कहाँ तक ये आप एग्री करते हैं? कहते हैं 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.03 सेंटीमीटर एंड 1.032 सेंटीमीटर जी। तो डी स्टूडेंट्स ये आपका न्यूमेरिकल है, इसमें आप चेक कर सकते हैं तो जो ज़्यादा सूट करता है। तो इसका जो आंसर है आपके पास 1.03 सेंटीमीटर है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर। तो कहते हैं जी मैस इससे मेजर की जाती है, एरिया मेजर किया जाता है, वॉल्यूम किया जाता है या लेवल ऑफ लिक्विड जी। तो इसमें वॉल्यूम जो है मेजर करते हैं, जो भी लिक्विड्स है उसमें डाला जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। सो इसका ऑप्शन सी क्या करेक्ट है। एंड देन नेक्स्ट नंबर 9 जो है उसमें हमारे पास क्या है क्वेश्चन 9 में स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ ए ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। कहते हैं एक स्टूडेंट जो है ग्लास शीट की थिकनेस फाइंड आउट करते हैं बाय यूज ऑफ स्क्रू गेज को इस्तेमाल करके। ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिवीजन्स while 8 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन। अच्छा जी, इसकी थिकनेस क्या होगी, ये हमने क्या करनी है, इसकी थिकनेस बता देनी है। तो माशाल्लाह ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि उसने चेक किया है कि स्क्रू गेज की वजह से मेंस की रीडिंग जो है वो आई है पास का 3 डिवीजन है और 8 डिवीजन के सर्कुलर स्केल है जो इंडेक्स लाइन सामने आई है। कहते हैं इसकी टोटल रीडिंग बता दें तो डेफिनेटली जो 3 डिवीजन है वो आप पास का एक डिवीजन 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करे, 3 डिवीजन क्या होगा 3 मिलीमीटर हो जाएगा। अब 8 डिवीजन को क्या करना है, जो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, इस 8 डिवीजन को आपने क्या करना है, इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है मेंस की रीडिंग में। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल रीडिंग आ जाएगी। ये इसका प्रोसीजर है, ये इसका प्रोसेस है जी। तो अब कहते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो आप पास का ऑप्शन बी है 3.08 मिलीमीटर है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर। तो कहते हैं ऑल द डिजिट्स हैं, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं, एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। जी स्टूडेंट, कल हमने लास्ट टॉपिक था हमारा, इसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो ऑप्शन सी के इसमें करेक्ट है कि एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हमने काफी डिटेल से कल डिस्कस किया था क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक था जी। तो आफ्टर दैट डी स्टूडेंट्स हमारे पास रिमेनिंग एक्सरसाइज में आगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बेस क्वांटिटी एंड डेराइव क्वांटिटीज, गिव 3 एग्जांपल। तो ये डी स्टूडेंट्स को हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो चुका है, तो इसकी एग्जांपल्स ये हम दे चुके हैं, इसको दोबारा हम नहीं करते क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। तो बेस यूनिट क्या करें इसमें से बता दें। तो जूल, न्यूटन, किलोग्राम, हार्स, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कूलम, एडवार्ड, ये मुख्तलिफ यूनिट्स गिवन है। कहते हैं बेस बता दें, कहते हैं इसमें किलोग्राम, मोल, एम्पेयर, मीटर एंड केल्विन आर द बेस यूनिट्स। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव क्वांटिटीज। तो कहते हैं इन क्वांटिटीज को हमने क्या कर देना है, डिराइव करना है जिसमें बेस क्वांटिटीज का इन्वॉल्व है। तो बेस क्वांटिटी कौन सी इन्वॉल्व है डिराइव क्वांटिटीज में वो हमने बताना है। सबसे पहले स्पीड है, तो स्पीड का फार्मूला दें स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम एंड डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें देखें यूनिट ऑफ स्पीड में जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है दैट इज द
यूनिट ऑफ डिस्टेंस है एंड यूनिट ऑफ टाइम है, ये दोनों क्या बेस क्वांटिटीज है। तो मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास यानी डिस्टेंस यानी लेंथ और दूसरा टाइम, ये आपस में ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज है, ये क्या है इन्वॉल्व की गई है इस सूरत में। कहता है हमारा जो कंक्लूजन है वो ये बता रहा है कि जनाब हमने जो स्पीड क्वांटिटी जो डिराइव की है तो उसमें हमारे पास जो बेस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ लेंथ और टाइम की सूरत में हमने क्या किसे यूटिलाइज किए। कहते हैं इसके अलावा यूनिट ऑफ लेंथ जो वो मीटर होती है और टाइम की क्या होती है सेकंड होती है, जो कि हमने ऊपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको लिखा हुआ डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वॉल्यूम है। तो कहता है वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई हाइट है, ये हमारे पास क्या इसका फार्मूला है। कहता है यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है डेफिनेटली यूनिट ऑफ लेंथ यूनिट ऑफ वेट एंड यूनिट ऑफ हाइट, तो ये हम देखें मीटर मीटर ये 8 दफा, तो ये आपके पास 3 दफा मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर क्यूबिक बन गई। तो आप इससे पता चला कि जो वॉल्यूम है वो क्या डिराइव क्वांटिटी है इन फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज में क्या लेंथ यूज हो रही है और इसकी यूनिट आपके पास क्या मीटर क्यूबिक है, यूनिट इसके सामने किए और यूनिट इसकी क्या लेंथ है मीटर यूनिट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या फोर्स आ रही है। कहते हैं द फार्मूला ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल मास टाइम एक्सेलरेशन। तो इसमें आप देखिए मास आपके पास क्या है बेस क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ मास है और आगे क्या है एक्सेलरेशन है। ऐसे फर्दर आप देखें तो इसकी जो यूनिट है वो मीटर सेकंड इनवर्स 2 है। तो कहता है इन सारों को आपने रीअरेंज किया तो मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास नई यूनिट आ गई न्यूटन आ गई। तो हमने क्या किया बेसिकली असल में सारी बेस क्वांटिटीज को हमने इसमें यूज किया और इसे करके आगे डिराइव किया। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर किलोग्राम बेसिक यूनिट ऑफ मास है, बेस यूनिट ऑफ मास है, आगे आपका मीटर यूनिट ऑफ लेंथ है, सेकंड यूनिट ऑफ टाइम है। सो इसमें जो न्यूटन हमने यूनिट डिराइव किए इट इज यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, इट इज डिराइव यूनिट्स दैट वी डिराइव फ्रॉम द बेस क्वांटिटी दैट इज मास लेंथ एंड टाइम। इन यूनिट्स का हमने इस्तेमाल करके इसे डिराइव किया है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क आ गया। तो वर्क में स्टूडेंट्स देखें तो इसमें कहते हैं फार्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस से मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। तो वैसे तो वर्क क्या है स्केलर क्वांटिटी है लेकिन इसमें दो वेक्टर्स क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। तो कहते हैं फोर्स में आपके पास क्या है यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई इसमें क्या है यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। आगे फिर फर्दर फोर्स की यूनिट को देखें, फोर्स यूनिट क्या है जो न्यूटन की, ये आगे किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 है और साथ क्या मल्टीप्लाई मीटर है। तो इसे हमने रीअरेंज किया, कहते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2, तो ये क्या बन गई जूल बन गई। तो इससे पता चला कि हमारे पास जो वर्क है ये एक डेराइव क्वांटिटी है और इसकी यूनिट जो जूल है ये भी आपके पास क्या डेराइव यूनिट्स है जिसको हमने इन फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटी मास लेंथ और टाइम का यूज करके इसे हमने डेराइव किए। सो इसमें जो ये यूनिट है ये आपके पास क्या डेराइव यूनिट है जिसको बेस यूनिट से यूज करके हमने इसे डेराइव किया। नेक्स्ट इसमें ये बड़ा मशहूर सवाल है, ये कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, एस्टिमेट यूर एज इन सेकंड्स। तो सेकंड्स में अपनी एज जो है वो बता दें। सपोज आपकी एज इस वक्त क्या है 14 ईयर्स है, आप 14 ईयर्स ओल्ड है। तो हमने फिर क्या किया टोटल डेज इन ईयर्स, यानी पहले आपने अपने पेरेंट्स से पता करें कि आपकी एज कितनी है, उन्होंने बता दी सपोज आपकी एज क्या है इस वक्त 14 ईयर्स है। तो आप क्या करेंगे टोटल डेज इन 1 ईयर जो है वो 365 डेज होते हैं और आगे आप पास क्या है टोटल आवर्स इन 1 डे 24 आवर्स है एंड देन टोटल मिनट्स इन 1 आवर वो आपका 60 मिनट है, टोटल सेकंड इन 1 मिनट दैट इज 60 सेकंड। तो ये 14 ईयर्स को आपने क्या किया डेज से मल्टीप्लाई किया, आपके टोटल एज के डेज आ गए और डेज को आगे आपने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपकी जो सारा एज है वो आपके पास आवर्स में आ गई, आवर्स को फिर आगे हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी टोटल एज जो है वो किस में आ गई मिनट्स में आ गई। फर्दर हमने फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी एज क्या आ गई सेकंड्स में आ गई। सो आपकी टोटल एज है ये हमारे पास क्या सेकंड में आ गई। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर बेहतर रिपीट होता है एग्जाम में। तो ये इस तरीके से करना है, तो बड़ा ईजी है। इसमें तरीकाकार क्या है सिंपल, आप अपनी एज पेरेंट्स से पूछें, ये 14 ईयर्स है, 14 ईयर्स को 3 मल्टीप्लाई 65 से करें मल्टीप्लाई, आपकी एज क्या हो जाएगी सारी डेज में आ जाएगी। फर्दर मल्टीप्लाई 24 से करें,
आपकी एज जो है वो आवर्स में आ जाएगी, मल्टीप्लाई 60 करें आपकी एज मिनट्स में आ जाएगी, फर्दर मल्टीप्लाई 60 करें आपकी एज सेकंड्स में आ जाएगी। यूं इस तरीके से आप अपनी एज को सेकंड्स में क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। ये डी स्टूडेंट्स आपके पास का आंसर और उसका सोल्यूशन मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंसेज। तो कहते हैं एसआई यूनिट सिस्टम ने अपना क्या रोल, क्या डेवलपमेंट ऑफ साइंसेज में क्या रोल प्ले किया है। तो जैसे बताया है कि एसआई यूनिट जो है इसको हम पहले काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, चलें लिटिल बिट यहाँ पर भी रिवाइज कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट जो है उसमें आपके पास आपको एक प्रॉपर सिस्टम दिया है, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्मली इन मेजरमेंट्स उसकी कैलकुलेशन। कहते हैं कि ऐसा यूनिट सिस्टम से पहले क्या था, हर कंट्री की अपनी अपनी मेजरमेंट सिस्टम थे, और जब एक्सटर्नल इंटरनेशनल ट्रेड होती थी तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि क्वांटिटी किसी में ज़्यादा होती थी किसी में कम होती थी। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के वाले से एक इशू आ रहा था। फिर जो तमाम साइंटिस्ट हैं वो इकट्ठे हो गए फ्रांस शहर पेरिस में सेवर्स के मकाम पर 1960 में। तो ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और उन्होंने क्या कर लिया, एक ऐसा यूनिट सिस्टम निकाल लिया जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या था, यूनिफॉर्म था, और उसमें 7 बेस क्वांटिटी बनाई गई। इसमें सारी जो है साइंटिफिक नोटेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, जितनी आप पास जो जो चीज़ें चाहिए थी उन सारी चीज़ों को एक लेवल कर लिया और उसकी कन्वर्शन का तरीका बता दिया, और दुनिया के हर हिस्से में हर खत्े में एक जैसा ही यूनिफॉर्म सिस्टम जो है वो यूटिलाइज यूज होगा। तो ये आपके पास एक साइंस डेवलपमेंट ऑफ साइंस में ऐसा यूनिट सिस्टम का एक बड़ा रोल है। और आज इसी सिस्टम को बेस क्वांटिटीज और डेराइव क्वांटिटीज और इन्हीं को यूज करके पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिफॉर्म मेजरमेंट या उसकी कैलकुलेशन का सिस्टम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड का यूज किया जा रहा है। तो ये आपके पास क्या है, ऐसा यूनिट सिस्टम का एक बड़ा रोल है डेवलपमेंट ऑफ साइंस के हवाले से, और उसमें इक्वालिटी रखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो कहते हैं जो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है इसे हम क्या कहते हैं, वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। लीस्ट काउंट आप बताया था लीस्ट मेजरमेंट है जो कि इस इंस्ट्रूमेंट में से आप मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। एंड कहते हैं जी, या फिर आपके पास क्या डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवीजन एंड द वन वर्नियर स्केल। तो इससे भी हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं या वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वन वर्नियर डिवीजन स्केल ऑन द वर्नियर स्केल। तो कहते हैं उन दोनों के में डिफरेंस होगा वो भी आप पास क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट कहलाएगा, या आपसे वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे मेजर कर सकते हैं जी। तो कहते हैं जैसा कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, इसको जो फाइंड आउट करने का तरीका है वो एक तो ऊपर हमने डेफिनेशन दी है, डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। या फिर इसका जो तरीका है वो ये भी है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, ये इसका दूसरा तरीका भी है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। कहता है कि हमने यानी स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय क्या है, इधर ये लाइन नहीं डली, कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद डालें, एंड डिवाइडेड बाय क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो इस तरीके से एक डिवीजन में वर्नियर स्केल में कितने हैं, तो आप पास 1 मिलीमीटर क्या है मेन स्केल डिवीजन है, डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल वो आप पास 10 डिवीजन के बराबर है। तो 1/10 तो आप पास क्या होगा, 0.1 मिलीमीटर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मेजरमेंट लीस्ट काउंट की फाइंड आउट कर सकते हैं, आगे से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है। तो यूं हम इस तरीके से लीस्ट काउंट जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जी। जीरो एरर को हम बड़े डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप बताया था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं तो जरूरी नहीं वो बिल्कुल एक्यूरेट ही हो, उसमें कुछ एरर हो सकता है। तो कहते हैं कि वो एरर जो है हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। जैसे वर्नियर कैलिपर का हमने किया था, यानी कि उसका पॉजिटिव एरर हमने बात की थी, फिर हमने उसके नेगेटिव एरर की बात की थी, कैलकुलेट करके हम उसे एडजस्ट करते हैं, उस प्रोसेस को जीरो करेक्शन कहते हैं। तो ये जो ऐसा एरर होता है वो जीरो एरर कहलाता है। इसी तरह आपके पास सिग्रियो गेज में भी हमने बात की थी कि अगर आपके पास
इंडेक्स लाइन से नीचे 0 रह जाए तो एरर क्या होता है, पॉजिटिव एरर होता है, और एक्चुअल से ज़्यादा पैमाइश का रहा होता है उसे कैलकुलेट करके माइनस करते हैं। एंड अगर आपके पास उसका 0 क्या इंडेक्स लाइन से ऊपर चला गया है, इसका मतलब क्या है, उसमें नेगेटिव एरर है, वो एक्चुअल से कम पैमाइश का रहा है, तो वो हम कैलकुलेट करके उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, 0 एरर कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं या कैलकुलेट करके ऐड करते हैं एरर, या कैलकुलेट करके एरर को माइनस कर देते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपके पास जीरो करेक्शन का कहलाता है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाई द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका जवाब जैसे अभी ऊपर भी दे चुका हूँ कि जीरो एरर इज नेसेसरी, वाई बिकॉज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्टेन एन एक्सट्रीम करेक्ट वैल्यू, यानी करेक्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जीरो एरर का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर रीजन बताया हूँ इसी क्वेश्चन में ही 1.8 में कि जीरो एरर की वजह से मे भी आप एक्चुअल से हो सकता है ज़्यादा पैमाइश ले रहे हो, तो कैलकुलेट करके माइनस करते हैं। और मे भी इधर दूसरा केस क्या होगा, एक्चुअल से आप कम पैमाइश ले रहे हैं, यानी एरर मेरे इंस्ट्रूमेंट में क्या एरर है, तो उसे कैलकुलेट करके करेक्ट करते हैं। तो सो जीरो एरर इसलिए ज़रूरी होता है मेजर करना, और उसके आगे जीरो करेक्शन करना, एडजस्ट करना ज़रूरी है, ताकि हम क्या लें, करेक्ट मेजरमेंट लें। अदरवाइज हमारे रिजल्ट जो होंगे फिर उनमें एरर आ जाएगा। तो ये तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है, एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज इन द लेबोरेटरी जी। तो स्टॉप वॉच डी स्टूडेंट्स जैसा कि कहते हैं यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट जी। तो टाइम इंटरवल ऑफ जो इवेंट्स हैं उसको मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। जैसे आप लैब में सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप स्टॉप वॉच को यूज करते हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में यूज होती है। कहते हैं मैकेनिकल स्टॉप, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो आप पास क्या 1/10 ऑफ ए सेकंड या 0.1 सेकंड तक क्या बेहतरीन परमाइश कर सकती है। इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी नीड टू मेजर अ एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जी। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स को मेजर करें। तो जी स्टूडेंट्स कहते हैं वी नीड टू मेजर एक्सटर्नली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी। कहते हैं ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम इवन क्या करते हैं, स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम भी मेजर करते हैं, सो दैट वी कैन ऑब्टेन आवर रिजल्ट वेरी करेक्टली। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने ऊपर पहले ही बता दी है, इसमें लिखी हुई भी आ गई है कि पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम and free fall experiments, time taken the falling the bob etc। तो कहते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में हम ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं, स्टॉप वॉच का, इवन डिजिटल स्टॉप वॉच का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास एक्यूरेसी क्या आ जाए, रिजल्ट्स में जो एक्यूरेसी है वो अच्छी आ जाए मेजरमेंट्स में। इसलिए हम फिर क्या करते हैं, स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम को हम मेजर करते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द meant by the significant figures of measurement। तो बड़े डिटेल से डिस्कस हुए all the accurately known digit and first doubtful digit in an expression are called a significant figure। तो इसमें यानी जितने accurately known digit है और first doubtful digit जो है उनको हम क्या कहते हैं, significant figure कहते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल दी थी कि एक स्टूडेंट जो है एक बुक की जो मेजरमेंट कर लेंथ मेजरमेंट करता है, एक कहता है 18 सेंटीमीटर है, तो अब इसमें 1 क्या है, पहला डिजिट ये आपके पास एक्यूरेटली नोन है, 8 क्या है, डाउटफुल है। और दूसरे स्टूडेंट ने कहा सर 18.4 सेंटीमीटर है, तो आप देखें 18 क्या एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, 4 क्या डाउटफुल है। इस तरह तीसरे ने कहा 18.425 सेंटीमीटर है, अब इसमें देखें 18 जो है अंडरस्टैंड है, के बाद यानी ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, डेसिमल पॉइंट बाय 4 है वो डाउटफुल है, और आगे 2 और 5 क्या है, और अगर स्केल को देख के इसलिए वो क्या सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। अलबत्ता क्या है, अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मोर प्रिसाइज मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ले लें तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके से ये इसमें यहाँ प्रेजेंट एग्जांपल देखें 0.055, इसमें क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आगे इसमें देखें नेक्स्ट में 2907 में 4 जो है इसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये आपके पास है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें हाउ इज द प्रिसीजन
related to the significant figures and a measured quantity। तो जैसे आप बताया था, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन मोर प्रिसीजन, यानी कोई भी मेजरमेंट आप लेके आते हैं उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा हो जाते हैं, इट्स मीन आपकी जो प्रिसीजन है वो ज्यादा है, आप मोर प्रिसाइज मेजरमेंट से इंस्ट्रूमेंट से क्या कर रहे हैं, आप रीडिंग ले रहे हैं। अगर उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कम है, इसका मतलब क्या, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, प्रिसीजन क्या होगी, कम होगी। या एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दो अहम पॉइंट है। कहते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आप मेजरमेंट ली है, लेंथ ली है, जो भी आप मेजर किया उसकी फिजिकल क्वांटिटी, अगर कहता है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, इट्स मीन वो जो मेजरमेंट है वो ज्यादा प्रिसाइज है, वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट क्या है, इंतहाई स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज को भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। जबकि अगर किसी मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर थोड़े हैं, इसका मतलब वो मेजरमेंट क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन उसमें जो ज्यादा एक्यूरेट है यानी एक्यूरेसी उसमें ज्यादा है, उसमें प्रिसीजन कम होगी। जैसे मीटर राड है, उसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर है, तो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी लेकिन प्रिसीजन कम होगी, क्योंकि वो 1 मिलीमीटर से नीचे नहीं मेजर कर सकता है। अगर वही किसी किसी और उसी चीज की ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट अगर आप वर्नियर कैलिपर से ले लें या फर्दर मोर आप स्क्रू गेज से ले लेते हैं, थिकनेस मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर तादाद ज्यादा होगी, वो ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगी, लेकिन उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी। तो ये वो चीज़ है, लार्ज स्केल पे जो प्रिसाइज मेजरमेंट है वो नहीं ली जा सकती। तो इसी तरह ये रॉड की बात करें, इधर आप पास if the length of the rod यूज रूलर, हमने कोई लेंथ ऑफ रॉड में रूलर का इस्तेमाल किए, कहते हैं 5 सेंटीमीटर है, कहते हैं when the same length is measured by using vernier caliper, वो कहता है जी इट इज 5.02 सेंटीमीटर। आप इसमें खुद ही देख लें। अब पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद एक है, इसका मतलब वो ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसीजन क्या उसमें कम है। और अगर आप ये दूसरी मेजरमेंट देख लें 5.02, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या है, ये प्रिसाइज मेजरमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन एक्यूरेट क्या है, कम है। हो सकता है आप कहेंगे यार मे भी इसमें मिस्टेक हो गई हो, मे भी एक्यूरेसी कम हो, तो ये आप पास है। तो ये चीज़ है जी स्टूडेंट, इसके साथ ही आपकी आज की क्लास क्या आपकी ख़त्म होती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।